साथियों, आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो एक सरपंच रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर एससी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं और धर्मकोट बलौर के रहने वाले हैं। ये एक सरपंच एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे आज हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं मौजूदा हालात हमारे इलाके में कैसे चल रहे हैं। सरपंच साहब, आपका आरपी ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करूंगा कि जब भी किसी भी मुल्क का कोई क्रिकेट प्लेयर जो होता है, जब वो सेंचुरी मारता है तो उसे बोर्ड की तरफ से कोई अवार्ड दिया जाता है और बहुत सारे इनामात दिए जाते हैं। तो आज हम पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो पेट्रोल और डीज़ल ने भी सेंचुरी मार चुकी है। तो आप इस सेंचुरी पे सरकार को, मौजूदा सरकार को क्या तोहफा देना चाहते हैं? सर, आज की जो सरकार है, पूरा हमारा देश जो हमारी कंट्री है इंडिया, सभी लोग इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं कि आज जो महंगाई जो है वो उस स्तर तक है कि बंदे को अपना जो है वो घर का मतलब चूल्हा चौका चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और रही बात सरकार को इनाम देने की बात, तो इस सरकार को जो है वो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, डीजल के दाम देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए, सब्जियों के दाम देखिए, हर चीज़ पर देखिए इतनी ज़्यादा महंगाई कर चुकी है सरकार कि आप इसकी बात मत पूछिए। तो मैं इस सरकार को गोल्ड मेडल दूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ाए, बाकी चीज़ों के दाम इतने बढ़ाए और इसके कारण इस सरकार को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। बाकी आप देखिए, बेरोज़गारी का मसला देखिए, इतना जुआ पढ़े लिखे बेरोज़गार है। अभी देखो 4th क्लास के पिछले दिनों इंटरव्यू करवाए गवर्नमेंट ने, तो उसमें 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो फार्म भरे थे। तो ये सरकार अगर इन गरीब लोगों को कुछ करने वाली होती या इन्हें पढ़े लिखे बेरोज़गारों को कुछ करने वाली होती, तो क्यों ना सरकार एक डिसीजन लेती कि इन कम से कम इन 8-9 जो लाख लोग हैं उनको रोज़गार दे देते। क्योंकि सरकार के लिए बाकी चीज़ों के लिए सरकार के पास समय है, बाकी चीज़ों के लिए सरकार के पास सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बेरोज़गार है, क्या उसके लिए सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है? इस सरकार का आप अंदाज़ा लगाइए, 4th क्लास में पढ़े लिखे इतने बेरोज़गार बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया और वहाँ जाके इंटरव्यू दिए, और कईयों के मतलब इंटरव्यू भी उन पैलेसों पर नहीं करवाए गए। अगर कोई बंदा बिलावर से था तो उसको इंटरव्यू देने के लिए कठुआ जाना पड़ा, अगर कोई कठुआ से था उसको बिलावर जाना पड़ा, तो उसमें भी बच्चों को कितनी परेशानी हुई। तो मैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा ऐसी लोग इन बच्चों के साथ भेदभाव ना कीजिए, और सरकार आने वाले समय में अगर आप कुछ देना चाहते हैं हम लोगों को, तो इन पढ़े लिखे बेरोज़गार युवाओं को आप रोज़गार दो, ताकि ये भी बेचारे अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जी सकें। आप बलौर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हैं आप और सरपंच रह चुके हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बलौर से जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो पहले सरकार की, तो डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आपके विधानसभा से जीत कर आए थे। तो वहाँ की तहमीर व तरक्की, आप एक सरपंच होने के नाते वहाँ की जो विकास के कार्य हैं उनकी हालात पे थोड़ा सा आप तफसील से जानकारी दें जिससे लोग सुने और आपकी बातों पे अमल करें। सर, सरकार जो हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी हो रहे हैं, और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने जब इनकी इलेक्शन हुई तो इनका बड़ा साथ दिया था, और उससे हमने बिलावर से बहुत बड़े मतलब ज़्यादा वोटों से इनको जिताकर हमने सरकार में भेजा था। और इसके बाद इनको सरकार में एक बड़ा ओहदा मिला एज ए डिप्टी सीएम, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा ओहदा लेने के बाद इन्होंने कुछ भी काम बिलावर के अंदर नहीं किया। अगर इन्होंने काम किया होता तो बिलावर का, आप कभी कुछ इलाकों में जाना, मेरे साथ अपना नजोत का इलाका है, लाड़ी का इलाका है, धनुक का इलाका है, वहाँ पर चलना सर मेरे साथ देखना, उन इलाकों में आज तक भी रोड नहीं है। तो जिस इलाके में अगर डिप्टी सीएम रहने के बावजूद अगर इलाकों में अगर आज तक रोड नहीं है, तो सरकार ने क्या डेवलपमेंट कराई? मैं ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार थी और सरकार होने के बावजूद वहाँ पर काम क्यों नहीं हुए? चलो मानना कि सेंटर में सरकार किसी की होती थी और स्टेट में किसी की, लेकिन इस दौरान जो है 2014 के बाद जब सेंटर में भी सरकार बीजेपी की थी और स्टेट में भी, लेकिन उसके बाद जहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। और बहुत बेरोज़गारी का, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक मुद्दा है कि बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेरोज़गार बच्चे पढ़े लिखे बहुत परेशान हैं, क्योंकि बच्चे को इसलिए परेशानी है, पहले बेचारे स्कूलों में जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल स्कूलों में लगाने के बाद अगर उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो ना तो बेचारे दिहाड़ी लगाने के काबिल रहते हैं और ना वो कुछ करने के काबिल रहते हैं। तो उनके घर वालों को भी परेशानी होती है, उन पढ़े लिखे बेरोज़गारों को भी परेशानी होती है। तो इन्होंने डेवलपमेंट तो क्या करवानी है, जो खुद की डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन किसी की डेवलपमेंट करने वाले नहीं है। जब इलेक्शन होती है तो बड़े बड़े वायदे सरकार करती है कि हमारी सरकार बनेगी, हम रोज़गार देंगे, हम डेवलपमेंट करवाएंगे, हम हर चीज़ लोगों को फैसिलिटी देंगे,
लेकिन ये महंगाई के सिवा और कुछ भी ये सरकार से उम्मीद रखना लोगों के लिए बहुत बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। धारा एक और सवाल आपसे पूछते हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में टूटा, उसके बाद यहाँ पे नए नए लॉज आ रहे हैं, कहीं लैंड लॉ है, कहीं अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है जम्मू कश्मीर में लागू जल्दी हो जाए। इस पे आपका क्या कहना है, और बलौर के लोग इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आपके ज़िला कठुआ बलौर की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो भी टैक्स आ रहे हैं, इन पे आपका क्या ख्याल है? सर, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, मैं तो चाहता हूँ कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बेचारा 1 या 2 या 3 कमरे अगर मकान अपनी मेहनत से बनाता था, उसका भी अगर उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो फिर ये तो सरकार लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मैं इसको अन्याय की नज़र से देखूंगा, क्योंकि अगर हमें अपनी मेहनत करके अगर सरकार हमें दे तो कुछ नहीं सकती है। अगर हमारे लोग दिहाड़ी लगा कर मजदूरी करके अगर कुछ थोड़ा बहुत अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, तो उसका भी अगर हमें टैक्स देना पड़े, आगे तो हम बाकी सभी चीज़ों का टैक्स देते थे। यही तो एक टैक्स एज थी हमारे पास कि हमारे जो मकान थे उसका टैक्स हम नहीं भरते थे, लेकिन आज हमें अगर मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, तो समझो कि पूरी इलेक्शन का यही फ़ायदा मिला लोगों को, यही गिफ्ट मिला कि चलो आपको एक टैक्स नहीं भरते थे, वैसे बाकी सभी चीज़ों पर टैक्स था। आप कोई कपड़ा लेते थे, आप घड़ी लेते हो, मोबाइल लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो उस पर टैक्स लगा होता था। लेकिन ये चीज़ थी कि हमें मकान का भी हमें पहले टैक्स पे किया होता था। जब आप सीमेंट लेंगे, सरिया लेंगे, कोई मटीरियल लेंगे, तो पहले टैक्स के थ्रू आ रहा है, तो फिर अगर उसके बनाने के बाद भी फिर हमें टैक्स देना पड़े, तो ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सरपंच रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर आपको पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है, एमएलए विधायक की, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, तो आप जनता के बीच में किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और कैसे बलौर में लोगों की सोच जो आज उनके जहन में भरी हुई है, युवा हों, माताएं बहनें हों या बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, उनकी सोच कैसे बदलने में आप अपना योगदान दोगे वहाँ पे? सर, अगर ऊपर वाले की दया से मुझे इस रियासत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, तो बिलावर विधानसभा क्षेत्र से अगर मैं जीता हूँ, अगर मुझे इस सरकार को चलाने का मौका, अगर मैं मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई 6 साल मांगता है, कोई 5 साल मांगता है, कोई 3 साल मांगता है, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कहूँगा कि मुझे सिर्फ आप 3 महीने दे दीजिए जम्मू कश्मीर के, मैं ज़्यादा नहीं मांगने वाला। 3 महीने दीजिए सरकार के, मैं बताऊँगा सरकार कैसे चलाते हैं। रहा सवाल इलेक्शन का, अगर मुझे वहाँ से मौका मिलता है, अगर मुझे उस विधानसभा असम्बली अपने हल्का बिलावर से अगर लोग मुझे जिताते हैं, तो सर मैं सबसे पहला काम होगा, मैं इस बेरोज़गारी पर सबसे ज़्यादा मेरा मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इसलिए अगर जैसे अभी इंटरव्यू हुआ 4th क्लास के, अगर मेरे पास हुकूमत होती, मेरे हाथ में पावर होती, तो मैं एकदम ड्रग्स दे देता अफसर को कि आप ऐसा करो कि इस जितने भी बच्चों ने फार्म भरे हैं इन सभी को लगा दो, ताकि रोज़ का झगड़ा जो है हम 10 मिनट में ख़त्म करने वाले थे। लेकिन हमारे पास ऐसी अब तक पावर नहीं है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़े लिखे बेरोजगारों से रिक्वेस्ट करूँगा, आने वाले समय में उस नेता को चुने जो आपका दुख दर्द समझ सके। ऐसे झूठे वायदे करने वाले नेताओं के ऊपर भरोसा मत कीजिए। इन सरकारों को आपने इतना टाइम दिया, लंबा वक्त सरकारों ने 70 साल से भी ज़्यादा सरकारों ने राज किया, लेकिन आज तक इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठे वायदे इलेक्शन टाइम किए गए और झूठों की सेवा और कुछ भी इन लोगों को नहीं मिला। इसलिए मैं सबसे काम ज़्यादा, पहला मेरा मेन मुद्दा होगा बेरोजगारी का और दूसरा होगा करप्शन का। सरकार सिर्फ इलेक्शन टाइम वायदे करती है कि हम करप्शन को इस तरीके से रोकेंगे, उस तरीके से रोकेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। इनसे करप्शन कुछ नहीं रोक सकी। हर चीज़ पे ये सरकार जो है फेल हो चुकी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों सरकारें जो है विफल रही। डेवलपमेंट के बारे में बलौर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से कुछ और आप बात रख सकते हो जो सरकार तक पहुँचे, एलजी महोदय तक पहुँचे, जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन या जिला एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ तक आपकी बात पहुँचे और उस पर कुछ असर हो, अमल। सर, मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से हमारे जो एलजी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस गवर्नमेंट को नहीं करूंगा और ना ही इस यूटी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा कि मुझे ये सरकार जवाब दे कि क्या गलती है उन लोगों की जिन्होंने 2016, 17 और 18 में जो काम करवाए थे, डेवलपमेंट के काम जो नरेगा के अंदर हुए थे, तो आज दिन तक उन लोगों को पेमेंट नहीं मिली। तो उन लोगों ने क्या गुनाह किया कि पिछले 3-4 वर्षों से उनकी पेमेंट आज तक सरकार ने रोक के रखी है। उन्होंने क्वालिटी ऑफ वर्क में उन्होंने उधर कोई भी गड़बड़ी नहीं की थी लोगों ने,
अच्छे काम कराने के बावजूद फिर भी उन लोगों को आज दिन तक 3-4 साल से पेमेंट नहीं मिल रही है, 2016-17 और 17-18 की। तो मैं मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से और हमारी ड्यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव मत कीजिए, और जिन लोगों ने ये काम करवाए हैं तो मेरा गुजारिश है मीडिया के माध्यम से सरकार से कि इन सभी को पेमेंट मिलनी चाहिए। और सरकार जल्दी, सरकार कहती है कि नहीं, हम कोई भी काम जो करवाते हैं तो सरकार कहती है कि हम हर चीज़ जो है लोगों की फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई भी फैसिलिटी हो उसको लोगों को मिल रही है, लेकिन इन लोगों के साथ क्यों जाती हो रही है। दूसरा मसला जैसे डेली वेजर का मसला है, पीएचई के डेली वेजर को देख लीजिए आप, बिजली विभाग के डेली वेजरों को देख लीजिए आप, हर डिपार्टमेंट में जितने भी डेली वेजर लगे हैं आज तक इनको 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए। अगर आपके पास इन लोगों को देने के लिए सैलरी नहीं दी तो आपने इन लोगों को लगाया क्यों? अगर लगाया तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि इन लोगों को सैलरी दीजिए, काम ऐसा कीजिए जो जनता के हक में हो, काम ऐसा मत कीजिए जो चंद लोगों के मफाद के लिए हो और जिसमें जनता को परेशानी हो। तो मीडिया के माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे बिलावर संबड़ी हल्का से जीत कर कामयाब बनाएं। मेरी जीत नहीं होगी, गरीब आवाम की जीत होगी, पढ़े लिखे बेरोजगारों की जीत होगी और हर आदमी की जीत होगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र भागित जी जो एक सरपंच बिलावर धर्मकोट से रहे हैं और एससी बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक अच्छी सोच लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जनता से अपील करते हैं कि आप मुझे अगर वहाँ से चुनाव में टिकट मिलती है विधायक की तो भारी बहुमत से जिताइए और मैं सबसे पहले बेरोज़गारी के ऊपर काम करूँगा, रिश्वतखोरी के ऊपर कहूँगा। आप सुरेंद्र मन्हास के साथ देखते रहिए आरपी ग्लोबल मीडिया बिलावर।